तो बेटा सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ईथर क्या होता है। तो बेटा देखो ऐसा बताते हैं कि वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ईथर कहलाते हैं। और बेटा अगर मैं ईथर, ये तो ईथर की डिफिनेशन हो गई कि ईथर कंपाउंड क्या होता है। बोलता है ईथर कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमें सिंगल बॉन्ड O फिर से सिंगल बॉन्ड इस टाइप का क्रियात्मक समूह पाया जाता है, हम उन कंपाउंड्स को ईथर कहते हैं। और ईथर का जनरल फॉर्म भी है, इन्हें R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कभी ईथर में प्रदर्शन का बात आ जाए कि ये किस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो बेटा हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेटा इनमें से अब जब हम इसको जान गए कि इसको लिखते का ऐसे हैं, अब बात आ जाती है सर जी R क्या है, R डैश क्या है। तो मैं लिखूंगा यहां पे जहां R बेटा या तो एल्किल ग्रुप है या फिर इसको क्या कहते हैं, एरिल ग्रुप। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, जहां R क्या रहेगा, या एल्किल ग्रुप रहेगा या एरिल ग्रुप। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सर जी एल्किल ग्रुप क्या है। बेटा एल्किल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 गुने से 1 ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं कार्बन को 1 रखता हूं तो हाइड्रोजन 3, दुगने से 1 ज्यादा। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप में से कौन सा है, मेथिल। कार्बन 1 है, मेथिल, अंग्रेजी में पढ़ेंगे मिथाइल। बेटा ऐसे अगर मैं कार्बन की वैल्यू 2 रख देता हूं तो हाइड्रोजन दुगने से 1 ज्यादा 5, ये भी एल्किल ग्रुप है। और बेटा जब एरिल ग्रुप की बात आएगी, सर जी एल्किल ग्रुप तो मैं समझ गया कैसे लिखना है, कार्बन जितना लिखा है हाइड्रोजन दुगने से 1 ज्यादा। तो एरिल ग्रुप को कैसे लिखेंगे बेटा, एरिल ग्रुप का फॉर्मूला फिक्स है C6H5 सिंगल बॉन्ड। अगर ये ग्रुप लग गया इसका मतलब एरिल ग्रुप की बात होती है। तो जहां बेटा R क्या हो सकता है, या तो एल्किल ग्रुप हो सकता है या एरिल ग्रुप हो सकता है। बेटा सेम प्रोसीजर R डैश के लिए भी, सर जी R डैश क्या होगा, R डैश भी एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है। अगर एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप हो सकता है, इस हिसाब से तो हम 1-2 फॉर्मूले भी बना सकते हैं ईथर के। तो बेटा ईथर का एग्जाम्पल चेक करेंगे कि सर जी ईथर का अगर मुझे एग्जाम्पल दिखाना पड़े तो हम क्या दिखाएंगे। बेटा इस फॉर्मूले पे R की जगह पर कोई एल्किल ग्रुप रख लेते हैं। जैसे मैंने R की जगह पर पहला एल्किल ग्रुप रखा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। R डैश का भी मतलब है या तो आप एल्किल ग्रुप रखें या एरिल ग्रुप रखें। तो मैंने एक एल्किल ग्रुप और रखा है कार्बन 2 वाला C2H5, और इस प्रकार से बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है, ईथर। अब जहां इसके नाम की बात है तो नाम की चर्चा अभी थोड़ी देर बात करेंगे कि कैसे इसका नाम पढ़ा जाता है। मेरे पास एक और ईथर का एग्जाम्पल हो सकता है। इस बार ईथर में मैंने से इधर C2H5 रख दिया, एल्किल ग्रुप हो गया। मैं एक काम कर लेता हूं, मैंने ये बताया था कि R और R डैश दोनों में से या तो एल्किल ग्रुप R रख सकते हो या एरिल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप मैंने रख लिया, अब मैं उधर एरिल ग्रुप रखना चाहता हूं। तो आप सभी को पता था एरिल ग्रुप में आप लिख सकते थे C6H5, बन गया ईथर। तो ईथर को बनाने के लिए आपको मेनली R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश के फॉर्मूले को याद रखना है। जहां बीच में सिंगल बॉन्ड O तो लगा रहेगा, बस लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जो ग्रुप हैं वो केवल चेंज होते रहेंगे। जब आपका मन होगा एल्किल ग्रुप रख दोगे, और आपका एग्जाम्पल बनाने का मन है तो आप एरिल ग्रुप रख सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो जैसे दोनों ओर एल्किल ग्रुप रखे गए पहली बार, दूसरी बार एक तरफ एल्किल ग्रुप और दूसरी ओर क्या रखा गया, एरिल ग्रुप। आप चाहे तो दोनों ओर भी एरिल ग्रुप को क्या कर सकते हो, रख सकते हो आसानी से, तो भी ईथर बनेगा।
आप इधर भी C6H5 रख सकते हो, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C6H5, दोनों और एरियल ग्रुप रख सकते हो। तभी उसने बताया ही था फॉर्मूले में कि दोनों से R डैश हो सकता है एल्किल ग्रुप हो सकता है एरियल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये बेटा हो गया ईथर की पहचान। अभी सेकेंड नंबर पर ईथर की पहचान में से एक और बात करें तो अब ये बात करेंगे कि ईथर का वर्गीकरण, ईथर कितने प्रकार का होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ईथर का वर्गीकरण। अर्थात ईथर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। बेटा अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर को चेक करते हैं कि ईथर कितने भागों में, तो बेटा कई प्रकार का। मैं फर्स्ट नंबर आपको लिख के दिखा दूं। सबसे पहला ईथर आता है सममित ईथर, जिसे हम सरल ईथर भी कहते हैं। अब सममित ईथर या सरल ईथर क्या होता है, बड़ा आसान सी चीज है। सममित ईथर या सरल ईथर में क्या है कि ऑक्सीजन के जो दोनों ओर एल्किल या एरियल ग्रुप लगाए जाएं वो समान लगाए जाएं। समान का मतलब है अगर मैंने इधर मेथिल ग्रुप CH3 को लगा रखा है तो मुझे उधर भी कौन सा ग्रुप लगाने देना चाहिए, CH3। अगर मेरे पास कोई ऐसा ईथर बनकर आता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की ये जो दोनों संयोजकताएं हैं वो सेम टाइप के ग्रुप, सेम ग्रुप से जुड़ती हैं, ऐसी सिचुएशन पे बनने वाला ईथर या तो सरल ईथर कहलाता है या तो इसको हम क्या कहते हैं, सममित ईथर। अभी मैं चेक करता हूं इसको कैसे लिखेंगे कि सममित ईथर क्या होता है। वे ईथर जिनमें R तथा R डैश दोनों समान एल्किल या एरियल समूह होते हैं। एल्किल या एरियल समूह तो सममित ईथर की बात भी आएगी। सममित ईथर किसको कहते हैं तो हम बताएंगे वे ईथर होते हैं जिनमें R और R डैश, R और R डैश दोनों समान एल्किल या एरियल ग्रुप होते हैं, या दोनों समान एल्किल ग्रुप होंगे या दोनों समान एरियल ग्रुप होंगे। जैसे अगर मैं इस एक फॉर्मूले को और बना सकता हूं एग्जाम्पल पे, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। मैं एग्जाम्पल सेकेंड को अगर लिखूं तो बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। मैं चेक करूंगा दोनों और देखो R की वैल्यू C2H5 है, R डैश की वैल्यू भी कैसी है, C2H5। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे ही लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R डैश। जो वैल्यू R की रहने वाली है वही वैल्यू R डैश की भी रहने वाली है। लेफ्ट साइड वाले को R मान लेते हैं ग्रुप को, और राइट साइड वाले ग्रुप को क्या मान लेते हैं, R डैश। अगर दोनों आपस में सेम है, सममित ईथर सिमेट्रिकल ईथर की श्रेणी में जाने वाला है। मेरे पास एक और फॉर्मूला है, कहते हैं सर जी अभी आपने एल्किल ग्रुप लगाकर बनाया, अगर मैं एरियल ग्रुप लगा के बनाऊं, एरियल ग्रुप का मतलब बेंजीन वाला ग्रुप C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, अगर इस प्रकार का भी ईथर बनता है, क्योंकि मैं क्या देखता हूं आज भी R की वैल्यू जो है वही वैल्यू R डैश की है, ये सममित ईथर सिमेट्रिकल ईथर की श्रेणी में जाने वाला है। तो बेटा ये हो गए सममित ईथर। अभी जस्ट दूसरे प्रकार का ईथर पढ़ते हैं कि सेकेंड टाइप का ईथर अपना क्या होता है, उसको कहते हैं असममित ईथर। मित या इसको मिश्रित ईथर भी कहते हैं। बेटा असममित ईथर को क्या कहेंगे, बड़ा आसान सा है। क्या पढ़ेंगे कि वे ईथर जिनमें R तथा R डैश दोनों आपस में समान एल्किल या एरियल ग्रुप नहीं होते हैं, और जो समान नहीं होते हम उनको कहते हैं असममित। तो मैं यहां लिखूंगा असममित के लिए डिफिनीशन क्या, कि वे ईथर जिनमें R तथा R डैश
ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न एक दूसरे से भिन्न एल्किल या एरिल समूह होते हैं। एरिल समूह होते हैं, हम ऐसे ईथरों को कहते हैं असममित ईथर। और डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहें बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ईथरों के लिए R इज नॉट इक्वल टू R डैश। इसका मतलब जो वैल्यू R की रहने वाली है, जो वैल्यू या जो ग्रुप ऑक्सीजन के बाईं ओर रहने वाला है, वो ग्रुप ऑक्सीजन के दाईं ओर रहने वाले ग्रुप से डिफरेंट होगा, अलग होगा। अब बात है कि सर जी इसका एग्जाम्पल हम कैसे पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, मेरे पास एक ग्रुप है CH3, मैंने ऑक्सीजन के बाईं ओर लगा रखा है मेथिल ग्रुप को या मिथाइल ग्रुप को। तो अब मैं ऑक्सीजन के दाईं ओर लगाऊंगा किसी दूसरे ग्रुप को। जैसे मैंने किसी दूसरे ग्रुप को लगा रखा है C3H7 प्रोपाइल ग्रुप। अब मैं देखता हूं ऑक्सीजन के दोनों ओर के ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें कार्बन 1 वाला ग्रुप है, इसमें कार्बन 3 वाला एल्किल ग्रुप है। क्योंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम इसको कहेंगे ये असममित ईथर है, या इसको क्या कह सकते हैं, मिश्रित ईथर। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है इसी का। मैंने एरिल ग्रुप को इस्तेमाल कर रखा है ऑक्सीजन के बाईं ओर, और ऑक्सीजन के दाईं ओर मैं किसी एल्किल ग्रुप को इस्तेमाल कर लेता हूं जैसे C2H5। क्योंकि फिर मैं देख रहा हूं कि बाईं ओर और दाईं ओर के जो अवयव हैं, जो ऑर्गेनिक ग्रुप हैं, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और यही बात उसने कही थी कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से कैसे होंगे, समान नहीं होंगे। हम ऐसे ईथरों को मिश्रित ईथर कहेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल इसका चेक करते हैं। अगर तीसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, C3H7 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी बेटा ऑक्सीजन के दोनों ओर लगे हुए ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए ये ईथर जाएगा असममित ईथर या मिश्रित ईथर की श्रेणी में। हमारे यहाँ 2 ईथर और बचते हैं, एक बचता है एल्किल ईथर और एक बचता है एरिल ईथर। तो बेटा आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर उसको पढ़ते हैं कि एल्किल ईथर क्या होता है और एरिल ईथर क्या होता है। अगले प्रकार का ईथर आता है, कहता है एलिफैटिक ईथर क्या होता है। और इसके बाद एलिफैटिक ईथर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एलिफैटिक ईथर को ही आप एल्काइल ईथर के नाम से भी जानते हो। तो एलिफैटिक ईथर को हम एल्काइल ईथर के नाम से भी जानते हो। बड़ा आसान सा है एल्काइल ईथर। एल्काइल ईथर बड़ा आसान ऐसा भी है, ऐसे इसको कैसे बताते हैं कि आपने देखा होगा कि बीच में ऑक्सीजन एटम ईथर्स में, और दोनों ओर होते थे या तो एल्किल ग्रुप या तो एरिल ग्रुप। अगर मैं दोनों ओर एल्काइल ग्रुप लगा दूं, मैं एरिल ग्रुप का यूज बिल्कुल ना करूं, तो फिर हम ऐसे ईथरों को कौन सा कहते हैं, या तो एलिफैटिक ईथर या एल्काइल ईथर बोलते हैं इसको। जैसे हम इसको लिखेंगे भी कि एल्काइल ईथर या एलिफैटिक ईथर होता क्या है, तो बताते हैं कि जब R तथा R डैश दोनों के स्थान पर, मैंने R के स्थान पर भी और R डैश के स्थान पर भी केवल कौन से ग्रुप को यूज में लाया है, एल्काइल ग्रुप। स्थान पर एल्काइल ग्रुप का प्रयोग किया जाए तो एलिफैटिक ईथर बनते हैं। बेटा एलिफैटिक ईथर के अगर मैं एग्जाम्पल चेक करूं कि एलिफैटिक ईथर के सारे एग्जाम्पल कैसे बनाए जा सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर एल्काइल ग्रुप को ही सम्मिलित करना है, चाहे जो एल्काइल ग्रुप हो। मैं इधर मेथाइल ग्रुप लगा देता हूं, इधर एथाइल ग्रुप। अब मुझसे चेक करने के लिए है कि ये एरोमेटिक ईथर है कि एलिफैटिक ईथर। मैंने दोनों को चेक किया, ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप। मैं तुरंत इसको देख के जान गया कि ये एलिफैटिक ईथर है, जिसको हम एल्काइल ईथर के नाम से भी जानते हैं। मेरे पास अगर इसका सेकंड एग्जांपल लिखने के लिए आएगा तो बेटा मैं इसको लिखूंगा C2H5
सिंगल बॉन्ड O, अगर बेटा C6H5 धोखे से लिख गया गलती से, अभी प्रॉब्लम आने वाली बात है। ये तो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का मतलब है कार्बन जितना था हाइड्रोजन दुगने से एक कैसा था, ज्यादा। लेकिन सर जी ये तो एराइल ग्रुप आ गया, एराइल ग्रुप, अब इसको क्या कहेंगे? तो बेटा ये फिर एलिफैटिक ईथर ना बनता। तो मुझे एलिफैटिक ईथर बनाने के लिए मुझे एक एल्किल ग्रुप को ही या एल्काइल ग्रुप को जोड़ना होगा। मैं एक और लिखे देता हूं C3H7, बेटा अब बन गया ये एलिफैटिक ईथर। अब बात आती है सर जी एलिफैटिक ईथर हो गया, क्या और भी कोई ईथर का प्रकार बचता है? एक प्रकार और बचता है जिसे हम कहते हैं एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर। अब बेटा एरोमेटिक ईथर क्या होता है? बिल्कुल आसान सा है। क्या बोलता है? जब R डैश तथा R डैश दोनों के स्थान पर एल्काइल ग्रुप हो, लेकिन अब हमको लिखना है जब R तथा R डैश दोनों में से किसी भी एक जगह, चाहे R की वैल्यू चाहे R डैश की वैल्यू, एराइल ग्रुप से भरनी है। मतलब एल्किल ग्रुप भी होगा, लेकिन साथ में कम से कम एक कौन सा ग्रुप होगा? एराइल ग्रुप भी अवेलेबल होगा। हम ऐसे ईथर्स को क्या बोलने वाले हैं? एरोमेटिक ईथर। तो हम बोलेंगे क्या, बताएंगे कि जब R या R डैश में से कोई एक या किसी एक में से किसी एक के स्थान पर किस ग्रुप को रखेंगे हम लोग? एराइल ग्रुप को रखेंगे। के स्थान पर एराइल ग्रुप उपस्थित उपस्थित हो तो एरोमेटिक ईथर बनते हैं। जिससे बेटा भी एरोमेटिक ईथर बनाने का तरीका तो हमने पढ़ लिया कि या तो आप R की जगह पर या R की डैश जगह पे किसी एक स्थान में कम से कम किसी एक जगह तो आपको एरिल ग्रुप या एराइल ग्रुप को सम्मिलित ही करना है, तो तब बनकर तैयार होगा हमारा एरोमेटिक ईथर। बेटा एरोमेटिक ईथर को मैं अगर एग्जाम्पल पे चेक करता हूं तो बेटा मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिया। अरे सर जी यहाँ पे तो एरिल ग्रुप लगाना था, कोई बात नहीं, मैं ऑक्सीजन के दूसरी ओर एराइल ग्रुप को लगा देता हूँ। दूसरी ओर एराइल ग्रुप लगेगा C6H5। अभी देखने वाली बात क्या है, इधर तो एल्काइल ग्रुप था लेकिन बॉन्ड के दूसरी ओर एराइल ग्रुप मिल रहा है, क्योंकि और एक बार भी अगर एराइल ग्रुप मिल गया तो हम इसको कौन सा ईथर कहेंगे? एरोमेटिक ईथर। ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रकार के एरोमेटिक ईथर को एक विशेष नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना इसको एल्काइल एराइल ईथर के नाम से भी जानते हैं। अब कहोगे सर ये नई चीज क्या आ गई? एल्काइल एराइल ईथर क्यों कहा गया? क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है और फॉर्मूला किसका था? ईथर का। तो आप इसको एल्काइल एराइल ईथर के नाम से भी जानते हैं। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ईथर में जो दोनों R और R डैश ग्रुप हैं उन दोनों के स्थान पर आपको एराइल ग्रुप ही मिले। ये भी एराइल ग्रुप, ये भी एराइल ग्रुप, इसको भी हम कहते हैं एरोमेटिक ईथर। तो बेटा इतने प्रकार के हमारे यहाँ एरोमेटिक ईथर आ सकते हैं। जैसे उसका नाम भी पूछा, जैसे इसको कह दिया सर जी पहला एल्काइल ग्रुप था तो एल्काइल, फिर एराइल ग्रुप था तो एराइल और ईथर नाम दिया। इसको सर जी ऐसे क्या कहते हैं? तो बेटा ये भी एराइल ग्रुप, ये भी एराइल ग्रुप, तो इसको बोल सकते हैं डाई एराइल ईथर। डाई एराइल ईथर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एराइल ग्रुप कितनी बार लगा हुआ है? 2 बार। तो डाई एराइल ईथर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारे पास ईथर कितने प्रकार का होता है। अब बात करेंगे ईथर का नामकरण कैसे किया जाए। हमारे पास तमाम प्रकार के ईथर आए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उनमें से किसी भी नाम को नहीं पढ़ा। तो पहले चेक करेंगे कि इनके नाम को कैसे पढ़ते हैं, नामकरण कैसे किया जाए, और तब हम आगे की पढ़ाई करेंगे।
तो अब जरूरी है ईथरों का नामकरण। तो हम अब पढ़ने वाले हैं ईथर का नामकरण। अब ईथरों का नामकरण अगर मैं चेक करता हूं बेटा, ईथर का नामकरण दो पद्धतियों में होता है। एक सामान्य पद्धति, जिसको बेटा हम रूढ़ पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और बेटा दूसरा तो सभी लोग परिचित हो, IUPAC सिस्टम पे। तो ये दो पद्धतियों पे ईथर्स के नाम हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब दोनों पद्धतियों में पढ़ने के लिए थोड़ा सा तरीका, जो सामान्य या रूढ़ पद्धति है ये डिपेंड करती है अल्फाबेट पर, ABCD पर। ABCD का मतलब है आपको ईथर्स में दो एल्किल ग्रुप मिलते हैं या एक एल्किल ग्रुप एक एरिल ग्रुप मिलता है। आप उन एल्किल या एरिल ग्रुप के नाम को चेक करते हो, कहते हो एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है मिथाइल, दो कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है इथाइल। आपको सबसे पहले उस ग्रुप को पढ़ना है जो अल्फाबेट में सबसे पहले आ जाए, और दूसरे ग्रुप को बाद में पढ़ना है जो अल्फाबेट में कहां जाए, बाद में आता हो। जैसे अगर मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये फॉर्मूला मैं बेटा यहां लिखता हूं, थोड़ा सा यहां CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि और भी पढ़ेंगे लेकिन पहले इससे चेक करते हैं। बेटा अगर मैं इसको रूढ़ पद्धति में या सामान्य पद्धति में नाम पढ़ना चाहूं तो मुझे अल्फाबेट के फॉर्म में ध्यान देना होगा। क्या अल्फाबेट का फॉर्म ध्यान देना होगा? कार्बन 1 वाला ग्रुप है मिथाइल, कार्बन 2 वाला ग्रुप है इथाइल। अगर मैं दोनों ग्रुप को चेक करता हूं तो कार्बन 1 वाला मिथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट हुई और इथाइल की स्पेलिंग E से स्टार्ट हुई। अल्फाबेट में मैंने चेक किया, सबसे पहले कौन आता है? E। मैं पहले E को पढ़ूंगा और फिर बाद में पढ़ूंगा M नाम वाला। तो बेटा E वाले को क्या कहते थे? इथाइल। फिर इसके बाद M नाम वाले को मिथाइल। और बेटा मैं लास्ट में चेक करूं तो मैं लास्ट में लिखूंगा ईथर। तो ये रूढ़ पद्धति का बेटा नाम हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर। अब मैं इसी चीज को चेक करना चाहूंगा कि IUPAC सिस्टम में इसको कैसे पढ़ा जाए। तो IUPAC सिस्टम में भी इसका अपना एक अलग तरीका है। क्या तरीका है? कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी और बेटा अधिक कार्बन वाले को एल्केन। दोनों को बस, बाकी और कुछ भी कठिन नहीं है बेटा इसमें। कम वाले कम कार्बन जिस ग्रुप में हो, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप। लेकिन जिस कार्बनिक ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं हम उसको कौन सा नाम दे देते हैं? एल्केन। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। कार्बन 1 हुआ, एल्कोक्सी वाला नाम कैसे हो जाएगा? मेथॉक्सी। कार्बन 2 होते तो ये वाला नाम क्या हो जाता? एथॉक्सी। कार्बन 3 होता प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, इस टाइप से चलता। अगर ये एल्केन के हिसाब से नाम चलता, कार्बन 1 मेथेन को रिप्रेजेंट करता, कार्बन 2 एथेन को रिप्रेजेंट करता, कार्बन 3 प्रोपेन को रिप्रेजेंट करता, कार्बन 4 ब्यूटेन को, 5 पेंटेन को, 6 हेक्सेन को। लेकिन मैं अभी चेक करने वाला हूं कि हमारे फॉर्मूले पर हम इसको कैसे पढ़ें। बेटा सबसे पहले तो आपको यह चेक करना होगा कि ऑक्सीजन के बाईं ओर कार्बन कम है कि ऑक्सीजन के दाईं ओर कार्बन कम है। तो बाईं ओर कार्बन कम है। अगर बेटा बाईं ओर कार्बन कम है तो कम कार्बन वाले को कैसे पढ़ते थे? एल्कोक्सी। कार्बन 1 है, एक को मेथ बोलते हैं, और क्योंकि कम कार्बन वाला यही है मेथ, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मेथॉक्सी। दिस इज मेथॉक्सी। ये तो मेथॉक्सी हो गया। अभी आ जाते हैं कार्बन ज्यादा वाले पर। बेटा कार्बन ज्यादा वाले को एल्केन टाइप पढ़ना था।
क्योंकि कार्बन 2 है, इसको मेथेन पढ़े कि एथेन की प्रोपेन, कार्बन 2 है, एथेन इसको पढ़ते हैं, तो मेथॉक्सी एथेन तो इस प्रकार से बेटा मैं दोबारा से बता दूं, ऋण पद्धति में नाम समझ गए, अल्फाबेटिकली फॉर्म में चलने वाला है, जो अल्फाबेटिकली फॉर्म में पहले आ जाएगा भैया उसको पहले पढ़ देना है, बाद में अल्फाबेट आता है तो बाद में उसको पढ़ो। और लेकिन जब हम आईयूपीएसी सिस्टम पर चलते हैं, थोड़ा सा इस बात को अपने दिमाग में बनाए रखना है कि कम कार्बन वाला, फिर उस समय ये मायने नहीं रखता कि अल्फाबेट, उस समय मायने रखता है कि कम कार्बन किधर है, ज्यादा कार्बन किधर है। कम कार्बन वाले के साथ क्या लगा देना है, एल्कोक्सी, मैंने बताया मेथ होगा तो मेथॉक्सी, और अधिक कार्बन वाले को क्या पढ़ना है, एल्केन। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको नोट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस बात को देखें कि कई कार्बनिक यौगिक ईथर के फॉर्म में दिए गए, उनके नाम कैसे पढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा आपके सामने कुछ दिए गए ये केमिकल कंपाउंड जो ईथर ग्रुप रखते हैं, उनको नाम देखते हैं क्या है इसका। बेटा सबसे पहले कंपाउंड का पहले ऋण पद्धति में नाम या सामान्य पद्धति में, फिर इसके बाद आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले बेटा इसका नेम चेक करेंगे, अगर ऋण पद्धति में या सामान्य पद्धति में। बेटा ये कौन सा ग्रुप है, मेथिल, ये ग्रुप क्या है, मेथिल। अगर मैं नाम दोनों में चेक करता हूं अल्फाबेट, तो बेटा एम से दोनों स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको, अब क्योंकि दोनों एम से स्टार्ट होते हैं, चाहे इसको पहले लिख लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेथिल, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल ईथर। सोचने वाली बात है, मिथाइल मैंने 2 बार कहा ना, हम इसको 1 बार भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय हम इसको क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल ईथर। ये तो ऋण पद्धति या सामान्य पद्धति का नाम हो गया बेटा। अब इसके साथ एक और हमको लोगों को आईयूपीएसी सिस्टम में भी तो नेम बताना पड़ेगा इसका। आईयूपीएसी सिस्टम में देखेंगे बेटा, क्योंकि दोनों और कार्बन सेम है, वो वाली कंडीशन तो एक प्रकार से फेल समझो, कम कार्बन ज्यादा कार्बन, तो किसी को एल्कोक्सी बोल सकते हैं, किसी को एल्केन बोल सकते हैं, किसी को भी बोल दो। कार्बन एक है, मेथॉक्सी, ये बेटा आईयूपीएसी सिस्टम का नाम है, मेथॉक्सी। और बेटा फिर से कार्बन एक है, इसलिए मेथेन, तो इसका नाम मेथ ऑक्सी मेथेन। अभी आगे पढ़ते हैं, इसके साथ क्या क्या है। ये केमिकल कंपाउंड दिया है, सबसे पहले सामान्य पद्धति पर। सामान्य पद्धति पर इसको मेथाइल, इसको एथाइल। अभी आप चेक करोगे, मेथाइल की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है और एथाइल की स्पेलिंग ई से। मेरे ख्याल से एथाइल पहले पढ़ लेना चाहिए, अल्फाबेट में भी ई पहले आ जाता है, तो मैं इसका क्या पढ़ूंगा, एथाइल, मिथाइल, और बेटा लास्ट में क्या रहेगा, ईथर। एथाइल, मिथाइल, ईथर। अब मैं इसका नाम पढ़ूंगा आईयूपीएसी सिस्टम में क्या रहने वाला है। आईयूपीएसी सिस्टम में से तो देखो एक चेक करते हैं, इधर कार्बन एक है, जिधर कार्बन एक हो उधर ऑक्सीजन को भी ले लो, जिधर कार्बन एक हो उधर ऑक्सीजन को तुरंत ट्रांसफर कर दो। कार्बन एक है, मेथ ऑक्सी, कम कार्बन वाले को जैसे ऑक्सीजन दिया मेथ ऑक्सी, क्योंकि उसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ चला गया। तो बेटा सबसे पहले इसका नाम क्या रहेगा, मेथॉक्सी। अभी बेटा चेक करेंगे, कार्बन 2 है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन, मेथॉक्सी एथेन। अभी बात करेंगे इसकी, ये कंपाउंड क्या है बेटा, इसको मिथाइल ग्रुप है, ये फेनाइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप जिसको कहते हैं। अच्छा, इसकी स्पेलिंग एम से स्टार्ट, उसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट, MNOP, पी बाद में आ रहा है, पहले मिथाइल, मिथाइल और फिर फेनाइल, PHENYL, और बेटा लास्ट में इसको क्या पढ़ते हैं, ईथर। बेटा ध्यान रखना, मिथाइल फिनाइल ईथर का एक और नाम है, बहुत फेमस नाम है, इसको हम एनिसोल के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखना, ये वाला नाम, कि एनिसोल के नाम से भी इसी को जानते हैं। अभी आगे बात करेंगे हम, आईयूपीएसी नाम रह जाता है इसमें, तो चेक करेंगे।
कार्बन कम, क्योंकि एक ही कार्बन है और कार्बन दर कितना है 6। मैंने कहा था जिसके पास कार्बन कम है उसको क्या दे दो, ऑक्सीजन। कम कार्बन वाले को ऑक्सीजन दोगे तो मेथ ऑक्सी, दिस इज मेथॉक्सी। और इसको पढ़ोगे बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का भाग है ये टूटा हुआ, तो इसका नाम रहेगा मेथॉक्सी बेंजीन। बेटा आगे चलेंगे, इसका नाम मैं नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि आप इसको पढ़ सकते हो। कैसे? चले रूढ़ पद्धति में नाम, एथाइल, फिनाइल, ईथर। अब इथाइल इसलिए पहले पढ़ा गया है, अल्फाबेट में पहले आ जाता है, लेकिन बेटा जब आईयूपीएसी सिस्टम में नाम इसका पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि कार्बन 2 है, ऑक्सीजन इसी के साथ अटैच कर दो, और जैसे अटैच करोगे एथॉक्सी, और फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो आप इसको ध्यान रखोगे, मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, आप इसके नाम चेक करोगे। अभी आगे आते हैं, नीचे आ जाते हैं, इसको भी आसानी से लिख सकते हैं, मैं बोले देता हूं नाम कैसे इसको पढ़ना है। ये भी फेनिल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप। अभी चेक करेंगे दोनों आपस में सेम है। इसको कैसे लिख सकते हैं, फिनाइल, फिनाइल ईथर, ये सिंपल नेम हो गया। फिनाइल, फिनाइल ईथर को एक और नाम दे सकते हो, जैसे मिथाइल, मिथाइल ईथर को नाम दिया था डाई मिथाइल ईथर, आप फिनाइल, फिनाइल ईथर को भी नाम दे सकते हो डाई फिनाइल ईथर। ये तो सामान्य पद्धति में हो गया। आपको प्रॉब्लम हो हम लिख देना, में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। फिनाइल, फिनाइल ईथर, या इसी को हम क्या कैसे कह रहे थे, डाई फिनाइल ईथर। लेकिन जब बेटा इसी का आईयूपीएसी नाम आ जाता है आसानी से, अब आईयूपीएसी नाम इसका पढ़ना है तो बेटा एक दिमाग में बात और रख लेनी है। अब इसके साथ क्या रखनी है, अगर कभी एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन को पहले पढ़ना चाहते हो, इसका नाम फेनिल पढ़ा जाएगा। अगर इसी को आप लास्ट में पढ़ना चाहते हो, इसका नाम बेंजीन रहेगा। पहले पढ़ना चाहते हो फेनिल, लास्ट में पढ़ना चाहते हो बेंजीन, आईयूपीएसी सिस्टम में। कैसे सर, इसको समझा लेते हैं इस चीज को। इसमें से चेक करो कार्बन किधर कम है किधर ज्यादा है, दोनों और सेम है। एक को ऑक्सीजन दे डालो, चार्ज इसको दे डालो। अब क्या करें, दोनों में सेम है तो ये जबरदस्ती तो है ना किधर जाना है, किसी एक को देना है, इसी को दे दिया यार पहले। अब इसका नाम पहले पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, ऑक्सी लगाते हुए। तो बेटा इस बार बेंजॉक्सी नहीं करना है, फिनॉक्सी करना है। अब फेनिल वाला नाम पहले पढ़ा जाए, पहले पढ़ना है फेनिल वाला नाम, बाद में पढ़ना है बेंजीन वाला नाम, क्योंकि पहले हमें पढ़ना है इसको, हम क्या पढ़ेंगे, फिनॉक्सी। फेनॉक्सी हो गया। अब इसके बाद बेटा मैं बात करूंगा, तो अब इसको लास्ट में पढ़ना है बेंजीन। इसकी बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। सबसे पहला काम कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के अगर इधर मैं बात करूं, ये सीधी लाइन पे अरेंज कार्बन एटम है, इनको कहते हैं नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन एटम। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की दूसरी ओर चेक करता हूं, आप ध्यान दो इसको, ये सेकेंडरी है। अगर देखा जाए सेकेंडरी की कार्बन की पहचान क्या होती थी, अभी आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात आने लगती थी, आप कहते थे इस टाइप का होता था, ये पहचान होती थी। अब इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन या हाई अल्कोहल ग्रुप लगा है, आप क्या कहते थे, ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उससे और कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, सेकेंडरी होता था। ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है, अगर इससे 3 कार्बन जुड़े होते थे, आप क्या बोलते थे, टर्सरी। तो ध्यान रखना है, आप सेकेंडरी और टर्सरी में 2 चीजें आप बहुत हिसाब से ध्यान दे लेनी है। सेकेंडरी को पढ़ने के लिए नाम के पहले क्या लगाते हैं, आइसो। अगर सेकेंडरी होगा, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, इसको फिर से मैं लिखे देता हूं। अगर क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन 2 अन्य कार्बन से अटैच है, पहला ऊपर की ओर दूसरा पीछे की ओर, ये सेकेंडरी कार्बन है।
या ये सेकेंडरी कंपाउंड है। एल्कोहल में हुआ तो सेकेंडरी एल्कोहल, हैलो एल्केन में हुआ तो सेकेंडरी हैलो एल्केन। और सेकेंडरी हैलो एल्केन को ऋण पद्धति में अगर हम देखें, हम इसको क्या नाम देते हैं, आइसो। अब बात आती है सर जी अगर यही टर्सरी होता तो टर्सरी कैसे होता है, ये हाइड्रोजन एटम गायब होता है, यहां एक ग्रुप लगा होता। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा उसे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं बेटा, इसको हम टर्सरी कार्बन बोलते हैं। और टर्सरी कार्बन को पढ़ने के लिए हम लोग TERT का प्रयोग करते हैं, टर्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्रयोग कब होता है, ये प्रयोग केवल बेटा उस समय होता है जब हम ऋण पद्धति का नाम पढ़ते हैं। जैसे हम IUPAC कैरेक्टर में आ जाते हैं उसके मेथड अलग हो जाता है। तो ध्यान रखना है सेकेंडरी के लिए क्या यूज में लाना है, आइसो, और टर्सरी के लिए TERT, टर्ट यूज में ले आना है, आपको आसान है। अभी चेक करते हैं, उसको लिखा रहने देते हैं 2 मिनट के लिए। बेटा ये सेकेंडरी है, क्यों, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से पहला कार्बन दूसरा कार्बन जुड़ा है, तो भैया ये तो अगर मैं चेक करता हूं ऐसी सिचुएशन पर ये तो सेकेंडरी है। और सेकेंडरी को किस नाम से पढ़ते हैं, आइसो नाम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि मेरा ऋण पद्धति में नाम जा रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। बेटा इधर कार्बन कितना है, 2, दिस इज एथाइल, ई से स्पेलिंग स्टार्ट है। और ऑक्सीजन की दूसरी ओर कार्बन कितने हैं, 3, प्रोपाइल। अभी आप ये देखोगे एथाइल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, प्रोपाइल की स्पेलिंग पी से। पहले तो एथाइल आ जाता है, तो मैं उसको पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एथाइल। उधर वाले को क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। लेकिन बेटा सोचने वाली बात है, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी कार्बन कंपाउंड, तो हम उसको आगे क्या लगा देंगे, आइसो। अब इसमें से घबराना मत, आइसोप्रोपाइल। समझ गया आइसो क्यों लगाया गया, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी कंपाउंड, क्योंकि ये सेकेंडरी आइसो लगा दिया गया। सोचो भी अगर यहां भी एक कार्बन होता, ऐसा सोचते हैं, तो फिर तो बेटा ये टर्सरी हो जाता और फिर आइसो को हम छोड़ देते, हालांकि ये हाइड्रोजन ना होता उस समय। लेकिन मैंने एक बात बताई, अगर ऐसी सिचुएशन होती, और ऐसी सिचुएशन है भी अभी उधर की ओर, तो इसको हटाते हैं। आइसो का मतलब समझ गए, प्रोपाइल मैंने पढ़ा, लेकिन साथ में क्या लगा दिया, आइसो प्रोपाइल ईथर। अभी बेटा इसका IUPAC नेम चलने वाला है। IUPAC नेम में तो सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं, किसको ध्यान देते हैं कि इसमें से कम कार्बन वाला ग्रुप कौन सा है, ज्यादा कार्बन वाला ग्रुप कौन सा है, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन, 2 कार्बन वाले के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। ध्यान देना है, नाम सही ढंग से आना चाहिए। कार्बन कितने हैं, 2, तो उस हिसाब से बना एथॉक्सी। और बेटा कार्बन उधर कितने हैं, 3, तो बेटा उस हिसाब से बना जाके प्रोपॉक्सी, प्रोपेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा चेक करो, अगर इस कार्बन को 1 नंबर डालते, इसको 2 नंबर डालते, इसको 3 नंबर डालते, सोचने वाली बात है। इसको और इसको मिलाकर क्या पढ़ा गया था, चेक करके तुमको बताना है प्रोपेन के किस कार्बन पर एथॉक्सी जुड़ा हुआ है, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, अभी कार्बन के नंबर बिल्कुल हटा देते हैं। बेटा चेक करना, इधर वाला ग्रुप कम कार्बन का है, इसको ऑक्सी लगा के पढ़ेंगे, एथॉक्सी। उधर वाले कार्बन 3 थे, प्रोपेन। अब बात आती है इसमें कार्बन के नंबर डाल लेते हैं एक तरफ से, चाहे यहां नीचे से स्टार्ट करोगे चाहे वहां ऊपर से स्टार्ट करोगे, 1 2 3। और बेटा 1 2 3 करके डालोगे तो इधर बेटा क्या लिखा हुआ है, एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन। चेक करना है इस ग्रुप को, इतने को पूरे को एथॉक्सी बोल रहे थे। अगर इस पूरे को एथॉक्सी बोल रहे थे, उस बेसिस पर अगर बात की जाए तो एथॉक्सी वाला ग्रुप किस कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे नंबर पर लगा है, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। नहीं समझ पाए इसको, दूसरे पर अटैच है इसलिए 2 एथॉक्सी प्रोपेन। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगर
बेटा इसको देखोगे तो इसको चेक कर लेते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, ये तो मिथाइल, थोड़ा सा चेक करते हैं बेटा, इसमें कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटाइल, कार्बन 4 को ब्यूटेन ही तो बोलते हो, ब्यूटाइल। अभी चेक करोगे मेथाइल की स्पेलिंग एम से और ब्यूटाइल की स्पेलिंग जेड से, बी से, अच्छा ब्यूटाइल की स्पेलिंग बी से, पहले किसको आना चाहिए, ब्यूटाइल। ये भी सोचने वाले ब्यूटाइल आइसो है कि टर्ट वाला है, टर्सरी वाला है, तो ऐसे इसको कुछ लिखते हैं TERT ब्यूटाइल, वो तो उसका नाम हो गया अल्फाबेट के हिसाब से, अभी इसका नाम बचा मेथाइल और बेटा ईथर। अब जब आईयूपीएसी नाम की बात आ जाएगी तो फिर बेटा आईयूपीएसी नेम थोड़ा सा चेंज, आईयूपीएसी नेम कैसे चेंज, पहले चेक कर लेते हैं कार्बन किधर कम है, कार्बन किधर ज्यादा है। एक कार्बन था इसलिए ऑक्सीजन उसी को दे दिया भैया। सबसे पहले मेथॉक्सी, सबसे पहले मेथॉक्सी, ये आईयूपीएसी नेम है बेटा। अभी चेक करेंगे उसमें भी कार्बन के नंबर डालने स्टार्ट करने हम लोगों को, तो कार्बन के नंबर उधर डालेंगे, देखो किस हिसाब से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऊपर से भी, इधर से, कहीं से भी स्टार्ट करो। 1 2, ऊपर जाते हो तो ऊपर वाला 3, नीचे आ जाते हो तो नीचे वाला 3। अभी चेक करने वाले चेक करके बताओ, ये जो मेथॉक्सी ग्रुप था ये क्या था, 2 मेथॉक्सी की 3 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, क्योंकि दूसरे नंबर वाले के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो बेटा 2 मेथॉक्सी। अब बेटा अगर मैं चेक करूं तो ये प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी, 2 मेथॉक्सी हो गया, इसमें कार्बन कितने हैं 3, तो 3 को क्या पढ़ोगे प्रोपेन। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कि एक कार्बन हमारा क्या हो रहा है, छूट रहा है। अगर मैं इन 3 कार्बन को लेता हूं ऊपर वाला छूट जाता है, अगर मैं यहां से ऊपर वाले कार्बन को ले लेता नीचे वाला छूट जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करके बताओ, अगर मैंने इन 3 कार्बन को लिया, इसी को तो छोड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, किस नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पर। थोड़ा सा 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से पढ़ लोगे भाई। वो ऊपर वाला छूट रहा था, कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है सर जी ने यहां से 1 नंबर डाल दिया, हम तो यहां से नंबर डालने वाले थे 1 नंबर, और इसको देते 2 नंबर, इसको देते 3 नंबर बेटा, तो भी सोचो प्रोपेन ये हो जाता, और 2 नंबर ही तो मेथाइल लगा हुआ है, तो फिर से 2 मेथाइल लिखना पड़ता आपको, और इस हिसाब से आपका ये आईयूपीएसी नेम हो जाता। लास्ट चेक करते हैं कि इस प्रकार के कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कितना ज़्यादा कठिन है। बहुत कठिन है, इसका तो हमें समझ में नहीं आ रहा कितना कठिन है। वैसे चेक करो ये सेकेंडरी वाला है क्या, इधर वाला ग्रुप भी सेकेंडरी, उधर वाला ग्रुप भी सेकेंडरी, और दोनों सेम, मतलब दिस भी, ये वाला आइसोप्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल, तो इसको 2 बार आइसोप्रोपाइल आने से अच्छा है कि डाई ना लगा दे एक बार में। तो इसका नाम क्या रहने वाला है, डाई आइसो प्रोपाइल ईथर। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ईथर, या भैया 2 बार ये ग्रुप आ रहा है तो भैया एक साथ लिखे डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। सबसे कठिन नेम अगर मैं चेक करना चाहूं तो इसका बचता है कि आईयूपीएसी नेम क्या है, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। देखो इधर भी दोनों तरफ ग्रुप सेम है, कोई फायदा नहीं पड़ता है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि हम इस चीज को पहचानते घूमने लगे कि भैया किसके साथ ऑक्सीजन को अटैच करना है, दोनों सेम है, इसी के साथ दे देते हैं ऑक्सीजन को। बेटा अगर इसको चेक करोगे तो इसमें से देखो प्रोपिल ग्रुप है, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और बेटा कार्बन लास्ट में यहां पे 3 है, प्रोपीन। अभी एक चीज और चेक करनी है प्रोपॉक्सी प्रोपेन में से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये वाला ग्रुप इतना प्रोपॉक्सी है, मतलब तुमको और कुछ नहीं ध्यान देना है, इस ग्रुप को हमें प्रोपॉक्सी नाम देना है। यहां पर नाम डालें 1 2
3 प्रोपॉक्सी किस नंबर पर ग्रुप चिपका हुआ है? दूसरे नंबर पे 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये हो गए हमारे यहां जितने भी प्रकार का लगभग आईयूपीएसी नाम मेरे पास था, इसको जल्दी से नोट करते हैं। इसके बाद जो बचेगा कि ईथर्स में समावयताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।